नमस्कार। हम लोग अब लाइव हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। और शुभ संध्या। आप सबको, आप सभी आगंतुकों को सादर प्रणाम। और आज के इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े श्रोताओं को, दर्शकों को भी प्रणाम। आज सौभाग्य का क्षण है कि आप सब अतिथि उत्सव के इस माहौल में जो चल रहा है, माँ शक्ति की पूजा के उत्सव का माहौल, उस रंग बिरंगे माहौल में जीवन संग अनोखे रंग पुस्तक के लोकार्पण में आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है और आप उपस्थित हुए हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। हृदय से स्वागत है आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे सर का, आदरणीय पीके परमार सर का। हृदय से स्वागत है रायपुर से जुड़ी हुई डॉक्टर आरती पाठक जी का, आप प्रवक्ता वहां पर हैं। और एक और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी, आपका हृदय से स्वागत है। सबसे खुले मन से स्वागत उस व्यक्ति का जिसके बहाने हम आज जुड़े हैं यहाँ पर, इस पुस्तक के कथाकार आदरणीय श्री पपिंदर सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चय ही यह सौभाग्य की बात है और यह सुखद क्षण है हम सबके लिए कि आपकी पुस्तक, आपकी दूसरी पुस्तक सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित आपकी दूसरी पुस्तक का लोकार्पण का समय है। मैं दर्शकों से 2 पल का समय लूंगा। औपचारिक स्वागत के साथ साथ मैं इस पुस्तक पर और इस पुस्तक के रचनाकार पर 2 शब्द बोलने के लिए, श्री पपिंदर सिंह जी की कहानियां समय के साथ गतिशील रहती हैं, जीवन की हर घटना को हर कोण से देखती हैं और प्रस्तुत करती। पपिंदर सिंह की लेखनी, इनकी कहानियां समय का बोध भी हैं और प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिशोध भी। जीवन संग अनोखे रंग की कहानियां नदी की धार की तरह जीवन को बहाती भी हैं और घटनाओं को बांधती भी हैं। इनकी कहानियों को पढ़ते समय पाठक को हर रस की अनुभूति होती है। इनकी कहानियों में सुविधा भी है, दुविधा भी है, समाधान भी है। तो आज उस कहानी की पुस्तक जीवन संग अनोखे रंग के लोकार्पण के लिए हम सब जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय पपिंदर जी से चाहूंगा कि आप अब अपनी ओर से अपने आज उपस्थित इन महानुभावों का स्वागत करें, शाब्दिक स्वागत करें, फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पपिंदर सिंह जी। धन्यवाद सर। ऑनलाइन जुड़े आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक लव जी, मुख्य अतिथि जो शायद जुड़ेंगे अभी आदरणीय डॉक्टर हरिराम पाठक जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र परमार जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर आरती पाठक जी, एवं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय केशव मोहन पांडे जी, एवं फेसबुक अथवा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों तथा माता सरस्वती के चरणों में अपना शीश नवाता हूं, जिसकी कृपा से मैं आज आप महानुभावों के दर्शन करने, आपका आशीष प्राप्त करने तथा आपसे वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका हूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज मैं आप सभी के दर्शन कर रहा हूं और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पहले मुझे लगता है कि जिनके पास पुस्तक पहुंच गई, पुस्तक हाथ में लेकर के लोकार्पित किया जाए। वसुंधरा मैडम और आरती मैडम के पास नहीं पहुंची है पुस्तक मूर्त रूप में। बाकी जी वीरेंद्र सर। मेरे पास तो नहीं है कॉपी। अच्छा, अभी नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची अभी। बहुत बहुत बधाइयां सर, बहुत बहुत बधाइयां इस थैंक यू सर, सुखद पल के लिए। बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत बधाई पपिंदर जी, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं सर पपिंदर सर आप ही से आग्रह करूंगा कि इसकी जो कहानियां हैं, कहानियां कुछ कई तरह की हैं। कहानियां, एक कहानी
बहुत रोचक है, जो पुनर्जन्म जैसी है। तो इस तरह की कहानियों का सृजन या इनकी रचना प्रक्रिया पर आप अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सर। ये जो पहली कहानी जो है, ऐसे ही हम लोग जो है एक रोज बैठे हुए थे और वहां कुछ लोगों के बीच चर्चा हुई, तो देखा गया कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, महल बनाते हैं, उसके उपरांत जब भोगने का उसे समय आता है तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके उपरांत अगर मान लीजिए उसकी याददाश्त आ जाती है, फिर वो अपने बच्चों के पास लौट कर जाते हैं और अगर कहते हैं कि भाई ये महल मैंने बनवाया था, तो क्या प्रतिक्रिया होगी। ये पहली कहानी उसी को दर्शाती है जो एक सपनों के माध्यम से मैंने दर्शाई है। लेकिन ऐसा जीवन में होना असंभव भी नहीं लगता, संभव हो भी सकता है, क्योंकि दुनिया है, यहाँ हर चीज संभव है। तो निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कोई मृतक व्यक्ति को याद आ जाए और फिर दोबारा अपने उसी महल की ओर जाए जो उसने बड़ी मेहनत से सजाया था, तो उसकी शायद क्या दशा होगी। उसी का प्रश्न तलाशती हुई ये कहानी है, जिसका उत्तर शायद हमें न मिले, असंभव भी हो सकता है, और उसी को हल्का फुल्का मैंने देने की कोशिश भी की है कि क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सर, इसका नाम, किताब का नाम मैंने रखा है जीवन संग अनोखे रंग। हमारा जीवन जो है समय समय पर हमें न जाने कितने ही रंग दिखाता है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कष्ट आते हैं, कभी हम हद से गुजर जाते हैं इन कष्टों को सहते सहते, और कभी कुछ इस प्रकार के दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता सर। तो हम जो है फिर उसी को तलाशते हुए इन कहानियों को निकलते हैं। इस प्रकार की कहानियां जो होती हैं अक्सर दुखद होती हैं, और यही कारण है कि उसमें हास्यपुट देने के लिए एक कहानी तो मैंने इसमें दुखद डाली है, और उसके ठीक जब अगली कहानी आप देखेंगे तो वहां हास्यपुट देने की कोशिश की है, ताकि उसमें पाठकों को आनंद भी मिल सके। तो इस प्रकार की कहानियां जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप उसको स्वयं देखेंगे। सर, मैंने तो लिखा है, रचना की है क्या नहीं, इसके बारे में मैं आप महान लेखकों के माध्यम से ही जानना ज्यादा बेहतर समझूंगा सर, कि मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी कहानियां कैसी होंगी, नहीं होंगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी पुस्तक की रचना प्रक्रिया के विषय में संक्षेप में ही सही बहुत कुछ बता दिया। और अब हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक श्री अशोक लव सर जुड़ गए हैं। सर, सादर प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत है सर मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि जिनकी कोई तिथि नहीं होती वो अतिथि होते हैं, और अचानक कार्यक्रम शुरू होने से 2 मिनट पहले ही घंटी बज गई और उनको छोड़ के मैं अभी आ गया। मैंने भूपिंदर सिंह जी की पुस्तक है तो इसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भूपिंदर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को जैसे अभी भूपिंदर जी ने उसकी रचना प्रक्रिया पर बोल दिया, अब अतिथियों से, वक्ताओं से वक्तव्य सुना जाए इनका। जी अवश्य। धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले प्रथम वक्ता के रूप में मैं रायपुर से जुड़ी हुई रायपुर कॉलेज में प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर आरती पाठक जी से आग्रह करूंगा कि आप इस पुस्तक को आपने जैसे समझा है, जैसे देखा है, हमारे श्रोताओं को, हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर आरती पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सरस्वती श्रुति महती महीयताम सर्व भाषा ट्रस्ट नई दिल्ली के तत्वावधान में आभासी मंच पर आयोजित जीवन संग अनोखे रंग पुस्तक लोकार्पण एवं परिचर्चा के मंचस्थ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक लव सर, मुख्य अतिथि के आसंदी पे विराजमान सम्माननीय डॉक्टर हरेराम पाठक सर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र परमार सर, सम्माननीय डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी, एवं आज जिनके लेखन पर चर्चा हेतु हम सभी यहाँ एकजुट हुए हैं, आदरणीय श्री भूपिंदर सिंह जी। साथ ही साथ इस
सुंदर अवसर को प्रदान करने वाले और इस कार्यक्रम के संयोजक अग्रज डॉक्टर केशव मोहन पांडे जी को मैं सादर नमन प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोता वृंद को भी मैं सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ और अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी साथ में आप सभी को प्रेषित करती हूँ। जैसा कि हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं, पपिंदर सिंह की कहानी संग्रह जीवन संग अनोखे रंग, शीर्षक इतना ही जितना आकर्षक है, आप जब इसकी वस्तु कहानियों के अंदर जाएंगे, छोटे छोटे शीर्षक समसामयिक शीर्षक लेते हुए आदरणीय सिंह साहब ने 15 कहानियों का संयोजन जो है अपने इस पुस्तक में किया है। और आप देखेंगे जब आप तक ये उपलब्ध होगी कहानी संग्रह, तो जीवन की दैनंदिनी में घटने वाले उन सारी घटनाओं को बड़ी ही सूक्ष्मता से उन्होंने शीर्षक लिया है और शीर्षक के साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी पर, शायद आज जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें छोटी छोटी चीजें जो जिनको हम कहना चाहिए नजरअंदाज करते चले जाते हैं, जिनको हम महत्वहीन समझते चले जा रहे हैं आज के भागदौड़ की जिंदगी में, उस संवेदनशील तत्वों को साथ में लेके इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सृजन किया है। पुनः बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां सर आपको। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि जितनी ही सहज जो है इनके शीर्षक हैं, सहजता के साथ इनका लेखन है, लेकिन उस लेखन में वही आक्रोश भी मुझे दिखाई देता है। आक्रोश के साथ साथ एक संवेदनहीनता की स्थिति जो आज के समाज में हम देखने के लिए देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग में ये संवादहीनता साथ ही साथ संवेदनहीनता दोनों ही। आज हम विकास की परंपरा में बड़े कॉलर चढ़ा के बात करते हैं कि हम प्रगति के युग में हैं, विकास के युग में हैं, हम प्रौद्योगिकी में कंधा मिला के चल रहे हैं, हम विज्ञान में कंधा मिला के चल रहे हैं, अंतरिक्ष के रहस्यों को तोड़ रहे हैं, चांद पे और मंगल पे पहुंच के जीवन चेतना की बात कर रहे हैं। परंतु जो जीवन की बुनियाद है, जो मानवीय संवेदना है, जिसके अंतर जो अगर हमें सचेष्ट न करे, जो हमें स्पंदित न करे, वैसा मानव जीवन किस काम का है। हमारे वैदिक संस्कृति जो है वो यही है कि सबका कल्याण हो, सबके साथ हो, विश्व बंधुत्व की जो भाव है वो आज कहीं न कहीं संस्कारों की हीनता, मूल्यों को छोड़ने की जो एक आधुनिकता के आड़ में मूल्यों को छोड़ने की जो एक बात चल रही है, एक अंधी दौड़ चल रही है, पश्चिम देशों का अंधाधुन अनुकरण बिना उसकी अच्छाई बुराई को समझे हम करते जा रहे हैं। उन सभी चीजों का स्पंदन आदरणीय सिंह साहब की हर एक कहानियों में आपको कहीं ना कहीं उसका संपुट जो है वो नजर आता है। समय की अपनी गरिमा है। 15 कहानियां हैं जिनमें व्यक्तिगत रूप से 4 कहानियों पे मैं विशेष बात करना चाहूंगी जो मुझे बहुत पसंद आई। कहानी संग्रह की दूसरी कहानी है तड़पती रूह। शीर्षक देखिए कितना आत्मीय है एकदम। आप जब इस शीर्षक को देखेंगे तो आप पढ़े बिना आपकी उत्कंठा एकदम तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि आप इस कहानी को ना पढ़ लें। न सिर्फ इस कहानी को बल्कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे उतनी ही त्वरा हुई कि आगे की कहानियों में क्या लिखा गया है। तड़पती रूह का जो उन्होंने शीर्षक उठाया है, स्त्री की संवेदना। मातृत्व जो है वो स्त्री का अलंकार है, सबसे बड़ा आभूषण है, या कहना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा वरदान जो है वो मातृत्व है। तो यहाँ पर जो पात्र का उन्होंने चयन किया, एक बूढ़ी काकी का चयन किया और एक विमला नाम की मुख्य पात्रा का उन्होंने चयन किया। और जो मुख्य पात्रा है जो इस कहानी की मूल तत्व में है, उसको उन्होंने मानसिक रूप से कहना चाहिए मानसिक रूप से अस्थिर या विकलांग की श्रेणी में उन्होंने रखा। हालांकि वो जन्मजात विकलांग नहीं है। आप जब इस कहानी को पढ़ते चलेंगे तो देखेंगे कि पुरुष धर्मिता समाज में किस तरीके से, जहाँ पे
हम आज अष्टमी के दिन पे दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, शक्ति की आराधना करते हैं और स्त्री को शक्ति स्वरूपा मानते हैं। लेकिन इस कहानी में कैसे उस स्त्री का पति जो है अपनी जिजीविषा को, अपनी आनंद या प्रमोद के स्थान पे जुए में उसको दाव पे लगा देता है, शराब की लत में, और वह उस समय जो है गर्भवती रहती है। तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए वो अब जब बच्ची को जन्म देती है तो बच्ची को उन लोगों से, उन दानवों से बचाने के लिए वो थोड़े समय के लिए रेल पटरी पे छोड़ आती है, ये सोच के कि जब ये लोग चले जाएंगे जो उसका पीछा कर रहे हैं या उसको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, हालांकि उसको दाव पे लगा दिया था उसके पति ने और फिर उसको अकेला बेसहारा छोड़ के उस स्थिति में वो जा चुका रहता है। तो जब वो छोड़ के जाती है और जब आती है तो भीड़ इकट्ठी हो गई रहती है और कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि वहां पे उस जगह के, उस स्थान के जो प्रमुख हैं जागेश्वर प्रसाद, वो काफी मशक्कतों के बाद उस नवजात शिशु, बालिका शिशु को अपने यहाँ लेके जाते हैं उसकी परवरिश के लिए, ये कहते हुए भीड़ से कि मुझे कोई संतान नहीं है, मैं इसका लालन पालन जो है अपनी संतान की भांति करूंगा। कहानी ऐसी इस परिप्रेक्ष्य में चलते चलते यहाँ तक पहुंचती है कि जागेश्वर जी के पास जब वो बच्ची का लालन पालन हो रहा होता है, उसी समय जो काकी है वो जो है उनके घर मिलने आती हैं, उनकी पत्नी, जो कि उनका नाम जो है वो मोनी रहता है, और उन्होंने फिर उस बिटिया को लिया। उसका जो नेह निछावर होता है, जो एक दादी या कहना चाहिए स्नेहिल उनका जो ममत्व है, वो बिटिया पे लुटाती हैं और चली जाती हैं। उसी दौरान एक कथा ये होती है कि मोनी ने ये कहा कि मुझे बच्चे संभालने के लिए एक ऐसी सहायिका की जरूरत है जो पूरे टाइम जो है इसकी अच्छी से संरक्षण कर सके, इसका लालन पालन देखभाल कर सके। और उसी स्थिति में एक छोटी सी बालिका को वो पुनः यहाँ पे लाके देती हैं कि यह बालिका जो है नगर के किसी अमीर घराने में काम कर रही होती है और वहां से उसको निकाल दिया जाता है। मैं यहाँ पे मुख्य बिंदु पे आती हूँ। ये कहानी सृजन जैसे जैसे चलते जाता है तो वो जो मानसिक विकृत महिला रहती है, तो जो ये सेविका मोनी या जागेश्वर जी के पास आती है बच्ची को संभालने के लिए, वो जहां जहां जिन घरों में जाती है वो महिला जो है उन घरों में जाती है। उस बच्ची का नाम रूपा रहता है और उसको ये लगता है कि मैं जहां जहां जाती हूँ ये मुझे रोटी या अपने भूख को मिटाने के लिए मुझे परेशान करने आ जाती है। इस लिहाज से उसने मोनी को ये बताया कि मैं जहां भी काम करने जाती हूँ ये जो है मुझे परेशान करने आ जाती है। मोनी को जो वस्तु स्थिति है वो पता नहीं रहती और काफी खाने के साथ साथ वो डांट फटकार लगा के उसको भगा देती हैं। कुछ दिनों के बाद वो जो बूढ़ी काकी हैं वो पुनः मोनी के या जागेश्वर जी के घर आती हैं और उन्होंने उस महिला के बारे में जो बात कही उसको सुन के जो मोनी है वो द्रवित हो जाती है। कारण उन्होंने ये बताया कि ये जो रूपा है और ये जो नवजात शिशु कन्या शिशु है जिसको तुम अपना आश्रय दे रही हो, ये दोनों ही उसकी अपनी बच्चियां हैं। और ना ही रूपा को ये पता रहता है, न ही नवजात को ये पता रहता है कि ये जो है हमारी जननी है। कहने का मतलब कि स्त्री चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन जो उसका ममत्व है वो देखिए मानसिक रूप से किसी भी स्तर पे वो चली गई हो, वो विकलांग स्त्री, पर उसकी अपने बच्चों के प्रति जो संवेदना है वो कहीं ना कहीं उसको ले आती है। ये अलग बात है कि रूपा या नवजात को उसकी उन संवेदनाओं को वो समझने में अक्षम होती हैं। कुल मिला के स्त्री जो जननी है, जो सृष्टि का आधार है, वही कहीं ना कहीं हमेशा से जो है प्रताड़ित होती रहती है। उसको बलि का बकरा बनाया जाता है। तो इस कहानी की जो संरचना है बड़े ही सरल और सहज ढंग से, बड़े ही सरल भाव से उन्होंने आदरणीय सिंह साहब ने रखा इस वस्तु को, विषय वस्तु को, तथ्य को। और हालांकि
हम सभी विद्वत समाज हैं, ये जानते हैं कि कोई भी लेखक है वो अपने आसपास में घटित घटनाओं से निरंतर द्रवित होते रहता है और काल्पनिकता का कुछ समावेश करके वो अपनी कथा को, अपनी रचना को गढ़ता है। हमारी ये जो तड़पती रूह की जो विषय वस्तु है या कथा वस्तु है, हम आज कहीं ना कहीं जगह में, हर जगह में, हर समाज में कहीं ना कहीं ये द्रष्टव्य है। साथ ही साथ जब कहानी में आगे बात आती है तो काश शीर्षक से एक कहानी बड़े ही संवेदनशील मुझे लगती है और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी। कारण कि इसकी विषय वस्तु का संयोजन भी बहुत ही कहा जाए कि हमारे समाज में जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के नकारात्मक पहलू को बड़े ही सादे तरीके से लेकिन बहुत ही चिंतन, तथ्यपरक चिंतन के आधार पे रखा गया। यहाँ पे जो पात्रा हैं, इस कहानी की दो मुख्य पात्रा हैं, सुलोचना और उसकी बहन जो है दिव्यांजना, और साथ ही साथ मुख्य पात्र हैं राजेंद्र। ये तीन जो हैं ये कुल मिला के आधार बिंदु हैं इस काश कहानी का। दिव्यांजना की जो शादी है वो राजेंद्र नामक पुरुष पात्र से होता है, परंतु कहना चाहिए जो मोह है, जो आकर्षण है, सुलोचना का जो सौंदर्य है, उसके प्रति जो एक आकर्षण, हालांकि रिश्तों की अगर बुनावट देखी जाए तो जीजा साली का जो एक संबंध है, जो मधुर संबंध है, जो बहुत पवित्र संबंध हमारे समाज में यथेष्ट है, उस आधार पे चूंकि मानव मन और मानव की अभिव्यंजना या मानव की जो कहना चाहिए सीमा का या वर्जनाओं का जो विकृति यहाँ पे दिखाई गई है, और कहीं ना कहीं बहुत पशुपेश के बाद, बहुत दबाव के बाद भी सुलोचना अपनी परिवार, अपने माता पिता की बात नहीं मान के जो है अपने जीजा से अपनी चाची के भड़काने पे कोर्ट मैरिज कर लेती है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके का अगर एक परिवार में संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं परिवार में विखंडन या कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, और यही कलह की स्थिति जो है सुलोचना और दिव्यांजना जो कि बहनें हैं उनके बीच भी उत्पन्न होती है। और राजेंद्र जो है सुलोचना को दूर शहर से दूसरे शहर में उसको व्यवस्थित करता है। हालांकि समय के अनुसार उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं राजेंद्र के, और समाज की जो प्रतिक्रिया आती है इस तरीके के, हम जो एक कहना चाहिए एक जो तानाकशी से वो क्या होता है, धीरे 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 क्षीण होते जाता है। और उस लास्ट में उसने ये आने जाने का, सुलोचना के पास से उसका संबंध जो है, जो गहरा संबंध है, जो कि समाज की मान्यताओं के परे जाके वो इस संबंध को दोनों स्थापित करते हैं, परिवार के विरुद्ध जाके इस तरीके के संबंध को स्थापित करते हैं। धीरे धीरे उनको समय के हिसाब से लगता है कि हमने ये एक गलत निर्णय लिया है, और दोनों ही परिवारों पे, दोनों ही व्यक्तियों पे व्यक्तिगत रूप से इसका असर जो है वो दिखाई देता है, और राजेंद्र की तबीयत जो है धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। इसी बीच एक और पुरुष पात्र की एंट्री, पुरुष पात्र यहाँ आता है जो कि राजेंद्र का ही मित्र होता है, समरजीत, जो कि विधुर होता है, और उसने मौके का फायदा उठा के सुलोचना की स्थिति परिस्थिति से समझौता करके उस समय उसको अपनी तरफ बहला फुसला के उससे शादी कर लेता है। लेकिन जो दारुण कथा सुलोचना राजेंद्र के साथ अपने वैवाहिक जीवन में झेल रही होती है, थोड़े समय के बाद समरजीत के साथ भी उसका जो वैवाहिक संबंध है वो उसी स्तर पे पहुंच जाता है। पारिवारिक कलह नित्य होते हैं, कारण कि उस समरजीत के 2 बच्चे होते हैं जो वयस्क होते हैं, किशोर होते हैं, और बहुत जाहिर सी बात है कि एक उम्र के बाद अपने माँ के स्थान पे किसी दूसरे को स्थापित होते हुए देखना और उसको अपनाना, ये एक सहज प्रवृत्ति मानव की नहीं होती है, या हम नहीं कर पाते हैं। बड़े मुश्किल बड़े संक्रमण का वो दौर होता है, और धीरे धीरे इसका जो अंत
कहानी का होता है वो दुखांत होता है, अर्थात राजेंद्र भी अपनी अवस्था बिगड़ी हुई अवस्था के कारण उसका देहावसान हो जाता है, और सुलोचना भी जिस सुख और जिस समृद्धि या जिस चाह से समझिए से दूसरी शादी करती है, वो भी उसको पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाती, और वह भी काया क्षीण होके उसका भी देहावसान हो जाता है। कहने का मतलब कि आदरणीय सिंह साहब ने, जहां तक मेरी अपनी दृष्टि है इस कहानी के प्रति, कि उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे समाज के जो नियम हैं, अगर हम उसको परे जाके, उससे परे जाके उसको लांघ के कोई काम करते हैं, तो निसंदेह उसका जो परिणाम है क्षणिक सुख वाला तो हो सकता है, परंतु दूरगामी परिणाम जो है वो निसंदेह कष्टकारी ही होता है। बड़ी ये देखिए, ये बड़ी संवेदनात्मक चीज है, और इस तरीके के जो संबंध हैं कहीं ना कहीं हमें समाज के संभ्रांत से लेके नीचे तबके के घरों में ये रिश्ते दिख जाते हैं, और इन रिश्तों पे कई बार ऐसे अमली जामा पहना दिया जाता है। लेकिन कहने का यहाँ सिंह साहब ने जिस तरीके से इसको बिंबित किया है, शब्द का जो चित्रांकन किया है, वो अपने आप में अनूठा है। आगे की कड़ी में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, वितृष्णा। वितृष्णा जो है ये भी मानव उद्गारों को, मानव मन को, और खास करके मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, मैं इस कहानी में ऐसा मान के चलती हूँ कि यहाँ पे जो कथा का जो शिल्प है वो मनोविज्ञान को लेके चलता है। कहने का मतलब कि जो रस का संवेग है, जो संवेदनाओं का संवेग है, वो कहीं ना कहीं मानव मन के मस्तिष्क से लेके भावों तक जुड़ा होता है। और यहाँ जो दो पात्रों का संयोजन किया गया है, शंकर और संजू, ये दो मुख्य किरदार होते हैं। संजू जो है वो मुख्य किरदार इसलिए है क्योंकि कथा जो है, वितृष्णा की जो कथा है, वो पूरी तरीके से संजू के इर्द गिर्द चलती है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसा कि घर घर की कहानी है, कि किस तरीके से संजू जो है अपने छोटे भाई बहनों को कष्ट झेलते हुए उनकी परवरिश करता है, उनकी शादी करता है, और जब उसकी स्वयं की गृहस्थी बसती है, तो वही छोटे भाई बहन जिनको अनेक संघर्षों से उसने अपने मतलब कहना चाहिए अपने संघर्षों को झेलते हुए उनको किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं होने देता, लेकिन वही परिवार, वही भाई, वही बहनें, वही माता, वही माँ जो है उसके गृहस्थ जीवन को शायद संभाल नहीं पाती, या उस नई आगंतुक या नई सदस्य को उस तरीके से सम्मानित नहीं कर पाती या स्थान नहीं दे पाती जो उसे यथेष्ट था या जो उसे मिलना चाहिए था। और इसी पारिवारिक कलह से धीरे धीरे जो है गर्भावस्था की स्थिति में एक समय ऐसा आता है कि संजू की जो पत्नी होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और तमाम चूंकि दुर्बलताएं होती हैं, उसको दुर्बलताएं होती हैं, उसको जो शरीर में उसको जो रक्त चाहिए होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उसको जो खान पान होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इस कारण से काल की गति को वो भी प्राप्त हो जाती है। कथा का जो मुख्य जो विधान है वो यहाँ ये गढ़ा गया है कि संजू जब शुरुआत के अंक में कहानी के शंकर के पास अपने शादी का कार्ड देने जाता है, तो शंकर ने ये बात कही होती है कि क्या तुम बदलोगे नहीं, शादी के बाद भी क्या तुम बदलोगे नहीं? तो संजू कहता है कि नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बहुत ही सरल, सौम्य, और सारे जो पारिवारिक सदस्य हैं वो बड़े ही सहृदय हैं। लेकिन शंकर से जब संजू इस अपनी पारिवारिक क्षति के बाद जब 10-12 सालों के बाद किसी स्थान पे मिलता है, और शंकर जो है उसकी दयनीय अवस्था से उसको पहचान नहीं पाता है, कहानी इस तरीके से चलती है कि शंकर उसको अपने घर लेके आता है, और उसके संजू जो है अपने दारुण
दारुण दशा को देख के बहुत पिघलता है। और संजू वहां पे कहता है कि शंकर, आपने जो बात शुरुआती दौर में कही वो बहुत ही समसामयिक थी, बहुत ही सच्ची थी। मेरी गलती है जो मैंने उस विषय में सोचा नहीं, और जिनके लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा वो ही मेरे क्षणिक सुख के लिए या मेरे साथ जो एक नई जिम्मेदारी आई थी उसको निर्वहन करने में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और अंततः यहाँ भी संजू जो है वो काल के ग्रास में चला जाता है। समय की अपनी मर्यादा है। हालांकि मैं एक और कहानी पे बात करना चाह रही थी। यहाँ सार के रूप में मैं जहां तक समझ पाई हूँ, मेरा एक अपना मंतव्य इन कहानियों को पढ़ते हुए बना कि जैसे प्रसाद जी और शेक्सपियर के उपन्यासों और कहानियों की तुलना की जाती है कि कैसे प्रसाद जी का जो की कहानियां हैं वो सुखांत पे खत्म होती है और शेक्सपियर की जो कहानियां या उपन्यास थे वो दुखांत पे खत्म होते हैं। हालांकि समाज का प्रभाव लेखक के मन मस्तिष्क पर चित्रित रहता है, तो पढ़ते पढ़ते आदरणीय सिंह साहब की कहानियों में कहीं ना कहीं मुझे जो कथानक का अंतिम छोर है वो मुझे शेक्सपियर की तमाम ऐसी चीजों से जोड़ते जाता है। और बहुत ही छोटी छोटी लेकिन मार्मिक चीजों को उन्होंने दर्शाया है। संवेदनहीनता जो है आज समाज में पर्याय हो चुकी है। विकास के उस अंधाधुंध दौड़ में या मशीनीकरण के उस दौर में हम मानव भी मशीन बन गए हैं, और जब मशीन हम बन जाते हैं तो सिर्फ बाइनरी सिस्टम हमारा काम करता है। हमारा जो मनोभाव है वो जीवन को स्पंदित करने के लिए जरूरी है। निसंदेह आपकी कहानियां समाज का मार्गदर्शन करेंगी, युवा मन को मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाएंगी। और पुनः आपकी इस सृजन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय संयोजक महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। और सच में हमने तो सुना ही, हमारे दर्शक को भी पता चल गया होगा कि आपने कितने मनोयोग से इन कहानियों को पढ़ा है। क्षमा चाहता हूँ, हाँ समय की अपनी बाध्यता है इसलिए मुझे आग्रह करना पड़ा, और मैं बाकी वक्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। 10 से 12 मिनट अधिकतम में अपना वक्तव्य देंगे। आगे अगली वक्ता के रूप में आगे भी मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी को। डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी पिथौरागढ़ में कॉलेज में प्राचार्य प्राध्यापक हैं। तो मैडम, आपसे आग्रह है कि आप इस कहानी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आप म्यूट हैं शायद, नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज। क्या बोले, बोलिए अब। नहीं आ रही है, नहीं, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। मैं तब तक अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप एक बार अपना देख लीजिएगा माइक वगैरह, फिर उसके बाद से मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं। उसके पहले थोड़ी सी बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं। जैसे कि आरती मैडम ने बताया, मुझे भी सुख मिला है, सौभाग्य मिला है इन कहानियों को पढ़ने का। जैसा कि कहानीकार की भी स्वीकारोक्ति है कि इस संग्रह की अधिकांश कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने के बाद भी ये कहानियां केवल रिपोर्टाज नहीं है। इन कहानियों में इतनी संवेदना भरी है कि एक एक वाक्य, एक एक अंतरा के बाद पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाह, सरल शब्दों में लिखी हुई श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है यह। इसी के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में मैं उस व्यक्ति को से आग्रह करता हूं जो पूर्वोत्तर पर खूब लिखे हैं और खूब लिखते रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र परमार सर।
पूर्वोत्तर पर आपकी विविध विषयों पर पुस्तकें हैं और आपकी विविध विषयों पर आपकी रचनाएं हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है और आपके आशीर्वचन सुनने के लिए इस पुस्तक पर हम सब बेचैन हैं। बेताल डॉक्टर बहुत वीरेंद्र बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक लोकार्पण और परिचर्चा समारोह में आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक लव सर, डॉक्टर केशव मोहन पांडे जी, डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी, डॉक्टर आरती पाठक जी और हमारे बड़े पुराने मित्र डॉक्टर दीपक पांडे जी, आप सबका हार्दिक आप सबको हार्दिक नमस्कार। और मैं एक छोटी सी समीक्षा प्रस्तुत करूंगा ये पपिंदर जी की कहानी संग्रह का। मैंने स्वागत है सर, स्वागत है। तो संक्षेप में समीक्षा करूंगा इसकी 15 कहानियों की। जीवन संग अनोखे रंग पपिंदर सिंह जी की का दूसरा कहानी संग्रह है। और मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ पपिंदर जी को, 10 वर्ष से ज्यादा से जानता हूँ, लेकिन कहानीकार इनके अंदर छिपा हुआ है, या तो पिछले साल पता चला मुझे। मैं इनके दफ्तर में जाता रहा हूँ, कई बार गया हूँ, लेकिन कहानीकार का छिपा है इनके अंदर, या तो प्रतिभा का विस्फोट पिछले साल हुआ। तो मैं संक्षेप में इन कहानियों की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। जीवन संग अनोखे रंग पपिंदर सिंह जी की का दूसरा कहानी संग्रह है। इसमें कुल 15 कहानियां हैं। ये कहानियां आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां यथार्थ की भावभूमि पर आधारित हैं, इसलिए इन कहानियों में मिट्टी की खुशबू और अनुभवजन्य सच्चाई दिखाई देती है। कहानीकार ने छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर इन कहानियों की सर्जना की है, इसलिए कहानियां अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली लगती हैं। इन कहानियों के द्वारा सरल शब्दों में व्यवस्थागत विद्रूपताओं पर प्रहार किया गया है। इस संग्रह की प्रथम कहानी जिंदा मौत के द्वारा सपनों के बहाने मानवोचित दुर्बलताओं और धन लिप्सा का चित्रण किया गया है। संग्रह की दूसरी कहानी तड़पती रूह में नारी जीवन की व्यथा कथा को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। नारियों को एक जन्म में ही कई जन्म लेने पड़ते हैं। विवाह के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, और यदि ससुराल वाले निष्ठुर निकले तो उसे बार बार मरना भी पड़ता है। इस कहानी में भीर के मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डाला गया है। कहानी में विभिन्न पात्रों के द्वारा भीर के अमानवीय चेहरे को उजागर किया गया है। विडंबना कहानी में भारतीय समाज की व्यवस्थागत विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों के परिजन अभाव में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यही इस कहानी की कथा वस्तु है। सैनिकों की शहादत के बाद कुछ दिनों तक तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले का तांता लगा रहता है। बड़े बड़े नेता और मशहूर लोग आते हैं, लेकिन जल्दी ही पूरा समाज शहीद और उसके परिजनों को भूल जाता है। जिस सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसके परिजनों की देखभाल करना समाज का दायित्व होना चाहिए। अपनी अपनी सोच शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि निष्ठुर दिखने वाले मनुष्य के भीतर भी कोमल हृदय हो सकता है। हम बाहरी आवरण को देखकर ही मनुष्य की प्रकृति का आकलन कर लेते हैं, जो ठीक नहीं है। ये इस कहानी के नायक राजेंद्र सिन्हा के भीतर करुणा का सागर लहरा रहा है। इस कहानी को पढ़ते हुए जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा की याद आ जाती है। गुंडा में भी ऐसा ही कुछ है। पूरा कमौल कहानी पाठक को अंदर तक हिला देती है। कचरा चुनकर अपना जीवन निर्वाह करने वाले लोग हमारी व्यवस्था और सरकार के कामकाज पर एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह हैं। इन्हें देखकर कल्याणकारी सरकार का दावा खोखला और बेमानी लगता है। इनके जीवन को देखकर तो सभी के मन में प्रश्न उठते हैं, लेकिन पपिंदर जी ने अपनी भावना को कहानी के रूप में पिरो दिया है, अतः वे बधाई के अधिकारी हैं। खास कहानी में चित्रित किया गया है कि बिना सोचे समझे
लिए गए फैसले मनुष्य के जीवन को तबाह कर देते हैं एवं उसके सामने काश की ओट में रोने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भीड़ ने किसी निर्दोष व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। सुबह की सैर नामक कहानी भीड़ के मनोविज्ञान पर अवलंबित है। इस कहानी का नायक सुंदर सिंह तो भाग्यशाली निकला कि भीड़ से बच गया, वरना भीड़ से बचना नामुमकिन होता है। सांसों का सफर शीर्षक कहानी में जिस रेल दुर्घटना का चित्रण किया गया है, वैसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस घटना की भावभूमि पर कहानीकार ने एक मार्मिक कहानी का सृजन किया है जो मन को उद्वेलित कर देती है। कहानीकार ने इस कहानी में दर्शाया है कि भाग्य प्रबल होता है, भाग्य के सामने व्यक्ति अत्यंत बौना है। इसमें जीवन की क्षणभंगुरता को प्रभावशाली रूप से दर्शाया गया है। यह कहानी संकेतित करती है कि मानव भाग्य और परिस्थितियों के सामने अत्यंत दुर्बल और लाचार है। इस कहानी के माध्यम से एक चिरंतन सत्य को उद्घाटित किया गया है। अपनी जीवन यात्रा में हम सभी को अनेक अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, जिनके जाने अनजाने हम बहुत कुछ सीखते हैं। कड़वी सच्चाई के माध्यम से कहानीकार ने भिन्न दृष्टि से रिश्वतखोरी की समस्या का विश्लेषण किया है। जीवन संग अनोखे रंग संग्रह की कहानियां जीवन की कहानियां हैं, इसलिए इन कहानियों में जीवन का ताप, दैन्य, राग विराग आदि का प्रभावी चित्रण मिलता है। कहानीकार ने कहानी के माध्यम से सामाजिक विद्रूपताओं और विडंबनाओं पर मीठा प्रहार किया है। पपिंदर जी की कहानियां मानव मन के एकांत में झांक कर भावनाओं के आरोह अवरोह व छटपटाहट को आकार देती हैं। इन कथा रचनाओं का फलक अत्यंत विस्तृत है। इन कहानियों में बांग्ला भाषा का बीच बीच में प्रयोग किया गया है, जिसके कारण स्थानीय रंग प्रभावशाली तरीके से उभर कर सामने आया है। पपिंदर जी को मैं दूसरी पुस्तक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी यह अपनी कहानी लेखन यात्रा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम समय में ही लेकिन आपने पूरी कहानियों पर बड़ी ही पूरा विहंगम आपने दृष्टिपात किया है सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं पुनः पिथौरागढ़ से जुड़ी हुई डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि अब शायद आपकी आवाज भी आएगी। जी सर, आवाज आ रही होगी सर? बिल्कुल आ रही है, तो जी सर, आप अपना वक्तव्य शुरू करें। डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय। जी सर। सर्वप्रथम मैं सर्वभाषा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लव जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम के आत्मा कहूँ प्राण कहूँ केशव मोहन पांडे जी को, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हरेराम पाठक, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक पांडे जी, डॉक्टर वीरेंद्र परमार जी, डॉक्टर आरती पाठक को मैं सभी को सादर नमन करती हूँ और जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। एक साहित्यकार जब अपनी कहानी, कथा, कुछ भी जब लिखता है तो हमारे आसपास जो भी घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वह लिखता है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप असम में रहे और वहां आपकी लेखनी इतनी अच्छी चल रही है कि मैं तो मैंने एक एक कहानी को 2-2 बार मैंने पढ़ा है। ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना उत्साहित हो रहा था उस शीर्षक को देख करके ही कि मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और कहानी को बार बार एक एक लाइन पढ़ रही हूँ। जैसे कि मुझे हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे सबसे मुझे मैडम ने उसकी कर ही दिया है, ये था आपका तड़पती रूह। उसके बाद मुझे हवाई यात्रा जो है आपका हवाई सफर, उसको पढ़ करके ऐसे लग रहा था जैसे कि आम जन की कोई बात हो, साधारण जन की बात हो। जब हम पहली बार कहीं हवाई सफर की यात्रा का जब कार्यक्रम बनाते हैं तो जो लोग डरते हैं तो उनके मन पे क्या बीतती है वो आपने बखूबी उसमें चित्रण किया है। पहली बार जब मैंने भी हवाई यात्रा का जा रही थी कहीं, तो वैसे जैसे जो आपने लिखा है शायद एक साधारण जन तक आपकी जो सोच है साधारण जन तक पहुंची है। और जब वो कहती है मिसेज बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन आपके दिल पर क्या गुजरती है, जो नायक है उस कहानी का वो वही जानता है जो डरता है हवाई यात्रा से कि पता नहीं क्या होगा।
वो बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं हम ट्रेन से जाएंगे, बच्चे कहते हैं नहीं ट्रेन से नहीं, नहीं बेटा, वो उन्हें लालच देते हैं कि नहीं नहीं ट्रेन जगह जगह रुकती है, वहां ये खाएंगे, लाइट होती है, अंधेरे के बाद फिर लाइट होती है, आसमान में क्या है, आसमान में तो कुछ नहीं है। लेकिन कोई नहीं मानता। आखिरकार जो नायक हैं कहानी के वह हार मान लेते हैं और अंततः तैयारी हो जाती है जाने की, सारा प्रोग्राम सेट हो जाता है। उसके बाद एक दिन ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है। पत्नी जी बड़े प्यार से पूछती हैं, क्यों जी, क्या हम भी ऐसे ही जाएंगे? तो जो संवादों का जो संयोजन है वो बड़ा ही मतलब एक आम जैसे हम लोगों की सोच है वैसा ही हमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। और कोई भी कहानी जब एक साधारण जन तक, साधारण जन की बातों में उनकी भावनाओं को लेकर जब लिखी जाती है तो वास्तव में वह अमर होती है। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही जाएंगे, कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। वो कहते हैं तो क्या हमारे लिए ही तुमने सोच रखी थी, क्या हमें भेज रही थी अकेले? जब तुम नहीं जाओगी तो हम क्या करेंगे जाकर के? आखिरकार चले जाते हैं राम नाम कहती हुई, वो जितने भी मंत्र स्तोत्र, जितनी भी पूजाएं अर्चनाएं होती हैं, हवाई जहाज में बैठते समय बैठ जाते हैं। फिर आपने कहा है कि सीट पे जब बेल्ट बांधी जाती है तो आप वो कल्पना करते हैं कि वैसे ही है जैसे कि किसी अर्थी को बांधा जाता है। तो कहानी को पढ़ करके एकदम मन के पास तक वो पहुंचती है। बहुत अच्छा आपका संवाद योजना है उसमें। मुहावरों कहावतों का जो प्रयोग आपने किया है वह भाषा और आपकी शैली को और अधिक रोचक बना देता है। वैसे भी जो हमारी जो कहानियां अपनी अपनी सोच जो कहानी है वह भी बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें राजेंद्र नाम बहुत अच्छे परिवार से होता है और रहता है, घर से भाग आता है, खर्चा पानी, लेकिन उसका जो परिवार में जो जहाँ मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले में उसकी अच्छी एक अच्छा व्यक्तित्व के नजरिए से कोई नहीं देखता, एक गुंडा मवाली देखते हैं। विधवा एक दीपाली रहती है अपनी बेटी के साथ, जिसका बेटा कमाता है और जो बाहर रहता है। पैसे हर महीने आते हैं, उसका घर का भरण पोषण चलता है। तो उन्हें पता चलता है, एक दिन दीपाली के पीछे पीछे राजेंद्र जाता है, उसकी जो बेटी प्रतिभा है उसने कहा तुम मेरे पीछे क्यों ऐसे जाते हो और तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, कि नहीं तुम्हारा मैं अंग रक्षा हूँ। शायद वो मन ही उसको पसंद करता है, लेकिन जो प्रतिभा होती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके मन में ये है कि ये तो गुंडा मवाली है और अच्छा लड़का नहीं है और इससे मुझे दूर रहना चाहिए। लेकिन एक दिन खबर आती है पुलिस फिर बाद में लड़की ने बताया कि हाँ कुछ लोगों में, जब मैं वहां पहुंची उस जगह पे तो कुछ लोगों में झगड़ा हो रहा था और किसी का गला काट दिया जाता है। फिर जो उसका दोस्त, जिस दोस्त के पास वह रहता है, वह पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे वो जो राजेंद्र था वो प्रतिभा को बहुत पसंद करता था और इसको उठाने की योजना बनाई गई थी, इसीलिए वह इसके हमेशा इसके साथ ही लगा रहता था, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए। उसकी माँ और बेटी को बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचती है कि हमें कभी भी किसी को देख करके अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि कौन किस प्रवृत्ति का है, जब तक कि हम उसको व्यवहार में ना लाएं। किसका मन कैसा है हम दूर से देख करके हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। तो मतलब कहानी ये भी बहुत मन को छू लेने वाली है, बहुत अच्छी भावुक कहानी है। मतलब ऐसी कहानी है कि अंत में हम आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकती। तो कपिल जी आप कहानी तो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग ज्यादा समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन के संग अनोखे रंग जो आपका संग्रह है, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण से, मुझे जो लगा यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है और यथार्थ के धरातल पर कल्पना का थोड़ा सा पुट दिया गया है जो कि आवश्यक होता है। उनकी सोच तक आपने साधारण जन की सोच को हमारे सम्मुख रखा है और सभी पात्रों के माध्यम से आपने तथ्य को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कथानक की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो बड़ी ही व्यवस्थित और औचित्य और के साथ आपने अपनी कथा वस्तु को हम पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आपकी कहानी में सरलता सहजता के सभी जो संवाद जो होते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। संवादों के माध्यम से हम पात्रों के चरित्रों को उभारते हैं कि कौन सा पात्र किस कैटेगरी में आता है, अच्छा है बुरा है, पात्र है अपात्र है।
संवाद ही हमारी कथा को गति भी प्रदान करते हैं और आपके संवादों का भी जो मैंने आपका उदाहरण दे ही दिया, वह भी संवाद भी आपके उत्कृष्ट कोटि के आपने दिया है। और क्या कहना ठीक नहीं, बाकी सब और लोग भी आपको महत्वपूर्ण बात कहने का जो है, आप अवश्य ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी बात रखी और कहानियों का अन्वेषण भी किया, कहानियों के विषय में बताया। अब मैं जिस विद्वान से मैं आग्रह करने जा रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी को। आप वर्तमान समय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और आपसे अगर परिचय पूछा जाता तो आप कहते हैं लिखने पढ़ने में रुचि है, लेकिन आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को मैं बता दूं कि वर्तमान समय में प्रवासी साहित्य पर भारत में सबसे अधिक कोई काम कर रहा है तो आदरणीय डॉक्टर पांडे सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। और आपसे आग्रह है कि आप पपिंदर जी की इस पुस्तक पर अपना विचार व्यक्त करें सर। आपका स्वागत। जी जी, धन्यवाद पांडे जी। और आज जो सर्वभाषा ट्रस्ट के जो आभासी मंच से जुड़े हुए सभी हिंदी प्रेमियों को मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर अशोक लव जी का सादर अभिनंदन, और सभी साथी वक्ताओं का भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वभाषा ट्रस्ट के ट्रस्टी और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री केशव मोहन जी, आप इस आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाएं कि आपने नए कहानीकार आदरणीय पपिंदर जी के कहानी संग्रह पर यह परिचर्चा रखी है। हम पपिंदर जी को इस नए कहानी संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी की भी शुरुआत हो जाती है, और कहानी कहना और सुनना मानव का जो है स्वभाव बन गया है। इसी कारण से सभ्य तथा असभ्य समाज में भी कहानियां पाई जाती हैं। हमारे देश में भी कहानियों की एक बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। जैसा आप और हम भी किस्मत वाले हैं कि हमें भी अपने परिवार में कहानी कहने और सुनने का जो है उसका आनंद हमें मिला है। और आज जो हिंदी साहित्य की एक समृद्ध विधा के रूप में कहानी विधा तो स्थापित हो गई है, और इस कहानी विधा को स्थापित करने में प्रेमचंद जी का बहुत महत्व है। और उन्होंने अपने कहानी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा भी है कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को ही पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो प्रेमचंद जी के जो ये विचार हैं वे पपिंदर जी के इस नए कहानी संग्रह जीवन संग अनोखे रंग में संकलित कहानियों के भाव बोध पर सटीक बैठते हैं। और इस संग्रह की कहानियों में लेखक ने पूर्वोत्तर भारत में रहते हुए ऐसा लगता है कि अपने अनुभवों से ही बहुत रोचक ढंग से कथ्य को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन कहानियों के कथ्य की अभिव्यक्ति में जो सहजता है, जो सरलता है और जो रोचकता है, वह पाठक को कहानी भी प्रेरित करता है। इस संग्रह की जो कहानियां हैं उसमें स्वीकारोक्ति भी है लेखक की, कि ये जहां वह लिखता है कि
भूपिंदर जी लिखते हैं कि इस संकलन की ज्यादातर कहानियां सत्य कथाओं में कल्पना का मिश्रण है, जो अलग अलग स्वरूपों में हमारे जीवन के करुण एवं विनोद पक्षों के विविध रंगों को प्रकट करती है। अगर हम देखें कि इन कहानियों में जो मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त की गई है और ऐसे समाज की संकल्पना मिलती है जिसमें मानवीयता का उदात्त स्वरूप हो और व्यक्ति हमेशा मानव कल्याण हेतु कृत संकल्पित रहे। हम संग्रह की कुछ कहानियों पर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जिंदा मौत के बारे में बात हुई कि यह कैसे समाज में जो लोभ और लालच की जो बात है उसको लेखक ने इतने ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है समीरा और श्याम सुंदर और समरजीत के माध्यम से कि हमें ऐसा कहानी पढ़ने के पश्चात ऐसा महसूस होता है, अरे यह कहानी तो, यह घटना तो कहीं ना कहीं हमने सुनी है या कहीं पर जो है हमारे आमने सामने घटी हुई है। तो जब आप देखें कि पहले कैसे श्याम सुंदर के साथ में समीरा व्यवहार करती है कि इतने संपन्न होने के बावजूद भी वह एक भिखारी की तरह समीरा के सामने गिड़गिड़ाता है, और लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर जाता है और उसे मालूम चलता है कि अरे श्याम सुंदर तो इस बहुत धनवान व्यक्ति है और वह अपनी पूरी संपत्ति अपने समरजीत के नाम करना चाहता है, तो उसकी सोच में कितना जमीन और आसमान का अंतर आ जाता है। तो यही भावनाएं आज हमारे समाज में भी व्याप्त हैं और यह वास्तव में यह कहानी भारतीय संस्कृति के जो पुनर्जन्म में विश्वास करने और समाज में जो खोखलापन है उन मनोभावों को अभिव्यक्त करती है और बहुत सफल हुई है। दूसरी बात हम करते हैं तड़पती रूह की। तड़पती रूह भी एक कहानी अपने आप में बहुत ही संवेदनापरक है और हृदय को जब पढ़ें आप उसके बाद हम पाते हैं कि वह एक हमें बहुत झकझोर कर रख देती है, जहां पर कि आप स्त्री की भावनाओं के साथ खिलवाड़ पाते हैं कि कैसे खिलवाड़ होता है और एक लड़की के जन्म हो जाने पर कैसे नवजात को अपने से विलग कर दिया जाता है और इस बच्चे की दूर हो जाने से जो महिला का ममत्व कैसे घायल होता है और कैसे वह मानसिक संतुलन खो देती है। और इससे ये पूरी कहानी कितने घटनाक्रम को लेके चलती है, यह कहानी यह बताती है कि जहां एक तरफ घर में लड़की होने पर लोग अभिशाप मानते हैं, वहीं माँ के लिए तो कोई भी संतान हो वह दिल की एक बहुत बड़ा उनका टुकड़ा होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस कहानी में दूसरा जो संवेदनात्मक पक्ष आता है कि जो एक व्यवसायी हैं वो उस बच्ची को कैसे अपनाते हैं और उसे अपना बनाते हैं। तीसरी बात एक आती कहानीकार ने लिखा भी है कि बहुत गंभीर बात लिखते हैं, वे कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है, पर क्या वह इतना सक्षम भी है कि अपने कर्मों से अपनी तकदीर में लिखे कष्टों को पूरी तरह से मिटा सके? यदि यह संभव होता तो हमारे देवी देवता अपने जीवन में घोर कष्टों को झेलकर हमारे समक्ष इस तरह की मिसाल कायम नहीं करते। वे तो सर्वशक्तिमान थे, कुछ भी कर सकते थे। जब उन्होंने विधि के लेख को मान लिया तो फिर वह बेचारी एक मामूली इंसान थी जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और उसे भी नियति के इस फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा। तो इस कहानी में हम पाते हैं कि समाज में स्त्री की सामाजिक स्थिति पर बहुत गंभीर बात लेखक लिखता है, जहां वो कहता है कि हर औरत को दोहरा जीवन जीना पड़ता है, एक अपने माता पिता के यहाँ और दूसरा उस अनजान व्यक्ति के साथ जिसे दुनिया उसका पति कहती है। दोनों में से किसी एक में भी जरा सी चूक हो तो उसका जीवन तबाह हो जाता है। फिर दुनिया वाले उसे किसी नायाब तोहफे की तरह अलग से कष्ट देने का सदा तैयार बैठे रहते हैं। तो इस कहानी के संवाद बहुत ही गहरी संवेदना को अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। फिर मैं कहानी की बात करना चाहूंगा काश। इस कहानी में भी समाज के
विविध पक्षों को एक साथ चित्रित करने का प्रयास किया है कि कैसे घर की चाची अपनी भतीजी सुलोचना की अनैतिक जो इच्छाएं हैं उनको प्रश्रय देती है और घर के खुशहाल वातावरण को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाती है। लेखक इस कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयास करता है कि कैसे नजदीकी या अपने ही हमारे सुख में दुखी होते हैं और परिवार को बिगाड़ने वाली परिस्थितियों को जन्म देते हैं। जहां सुलोचना अपनी बहन के परिवार को उजाड़कर सुखी नहीं रह पाती, यह कहानी इस सुलोचना के माध्यम से बताती है कि समाज में जो नैतिकता और मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वह समाज को बहुत बिगाड़ रहा है या बहुत नीचे ले जा रहा है। इसी के साथ ही मैं कहानी की चर्चा करना चाहूंगा विडंबना। इसका पहला वाक्य ही जैसे ही पढ़ते हैं आपके मन में एक अलग भाव पैदा करता है, जहां पर वह वाक्य आता है कि रेलवे स्टेशन के समीप किसी कचड़े के ढेर के समीप बैठी एक वृद्ध औरत वहीं फेंके गए खाद्य पदार्थों को चुन चुन कर अपने मुख में रख रही थी। ये देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि समाज में हम सभी इस प्रकार के दृश्यों से तो रूबरू होते हैं और कुछ कर नहीं पाते, मन महसूस कर ही रह जाते हैं। कुछ देर के लिए तो हम ग्लानि का अनुभव करते हैं, पर वास्तविकता में हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसके पीछे जो कहानी छिपी हुई है, इसके में लेखक ने बहुत ही संजीदगी के साथ में दूसरी कहानी को इसके साथ पिरो दिया है, जहां पर सैनिकों के हृदय की कोमलता और मानवता के प्रति समर्पण के भाव को लेखक ने इसमें मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। तभी तो वे सैनिक दरिद्रा अवस्था में भी उस महिला को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी कथा सुनते हैं, और उसकी कथा सुनकर हताशा और उन्हें अचंभा भी होता है कि कैसे एक महिला या एक माँ अपने बेटे को देश सेवा के लिए भेजती है और वह शहीद हो जाता है, और इतना होने के बावजूद भी वह माँ दाने दाने को मोहताज हो जाती है। बहुत अच्छी बात अभी की गई इस कहानी के बारे में। तो और लेकिन एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है जो कही गई है कि जब सुरेंद्र की जब शहीद होता है और गांव में उसका शव आता है और गांव के नेता सरपंच सब सांत्वना देने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और उसके अंतिम क्षणों के जो हैं उनमें शामिल होते हैं। वहां पर बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, सहायता की बात की जाती है, और लेकिन समाज में दिखावा और क्षणिक शोक संवेदना से किसी सैनिक की मां और पत्नी और बेटी को जीने का सहारा तो नहीं मिलता। सांत्वनाएं और जो घोषणाएं हैं वह दाह कर्म के कुछ दिन तक ही जीवितावस्था में होती हैं। इसके बाद यह बात इस कहानी में मिलती है जहां पर कहानीकार लिखता है कि माँ बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए दर दर ठोकरें खाने लगी। वह उस नेता से लेकर हर आदमी के पास गई जो कह रहा था कि सूरज और चांद तक सुरेंद्र सिंह का नाम रहने की बात कर रहा था, और अगले दिन ही डूबते सूरज के साथ ही वह सब कुछ भूल चुका था। वह बेचारी सबके पास जाकर इतना गिड़गिड़ाई कि लोगों ने तंग आकर उसकी बातों को सुनना ही बंद कर दिया था। तो यह देखिए कैसी एक विडंबना है इस हमारी व्यवस्था की कि जो माँ त्याग और समर्पण के साथ युवा सुरेंद्र को सेना में शामिल होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार करती है, वही माँ को आखिर क्या मिलता है। तो इस कहानी में हम पाते हैं कि समाज की निष्ठुरता और संवेदनहीनता का वास्तविक चित्रण मिलता है। एक और कहानी जो खुदा का मॉल, यह भी बहुत गंभीर विषय पर लिखी गई है, जहां पर के कूड़े के ढेर से लोग अपने अपने उपयोग की वस्तुएं संकलित करने वाले पात्रों को लेखक ने अभिव्यक्त किया है, और इसके माध्यम से जो समाज में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की स्थिति का यथार्थ चित्रण खींचा है। कहानी पढ़ते हुए मानस में वे सभी दृश्य अपने आप अंकित होते जाते हैं जहां पर वह गतिविधि चल रही है। और आप भूपिंदर सिंह कूड़े के ढेर पर बहुत ही बड़ी बात लिखते हैं और कहते हैं वे कि जिस कूड़े से मैं थोड़ी देर पहले घृणा कर रहा था, वही मुझे
खुदा का ऐसा आलीशान मॉल नजर आने लगा जहां वस्तुएं बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। इसमें इंसान ही नहीं, कौवे, कुत्ते, गाय एवं बिल्लियां भी ग्राहक के रूप में आते हैं और अपनी मनपसंद वस्तुओं को चुनकर ले जाते हैं। यहाँ किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस परिस्थिति के उन्मूलन पर भी कहानीकार ने टिप्पणी की है और वह लिखता है कि यह सारे दृश्य इंसान और इंसानियत को शर्मसार करने वाले थे। सच्चाई यही है कि ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकारें एवं हमारा समाज कुछ नहीं करता और फिर एक दिन का देवता बनकर उनके दर्द बांटने को निकलता है। तो हम पाते हैं कि इन कहानियों में जहां मार्मिक कहानियां, मार्मिक विषयों पर कहानियां लिखी, गंभीर विषयों पर कहानियां लिखी हैं, वहीं भूपिंदर जी ने कुछ मनोरंजक कथा के माध्यम से भी उस गमगीन माहौल को से पाठक को बाहर निकालने के लिए कुछ रोचक किस्से भी हास्य व्यंग के साथ प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हवाई सफर जिसकी बात हुई अभी, दूसरा सुबह की सैर और अरमानों की अर्थी, ये कहानियां हास्य प्रधान कथानक से जुड़ी हुई हैं और बहुत मजेदार हैं। और मैं यहाँ पर सुबह की सैर पर चर्चा करना चाहूंगा, जहां पर कि आप पाते हैं कि एक व्यक्ति समय से पहले सैर पर सुबह निकल जाता है और कितनी मुसीबतें उसे झेलनी पड़ती हैं। जहां उसे कुत्तों से बचने के लिए उनके झुंड से बचना होता है, वहीं अपनी जान बचाने के लिए कुत्तों से भी तेज दौड़ लगानी पड़ती है। कैसे वो एक ठेले वाले की आवाज के कारण गांव वाले लाठी डंडा लेकर उस पर चोर होने का आरोप लगाते हैं और वह कीचड़ में सन जाता है और उसकी हालात ऐसी हो जाती है कि ना तो घर वाले उसे बेटी और पत्नी ही पहचान पाते हैं। तो ये एक बहुत ही रोचक अंदाज में भूपिंदर जी ने कथा को पिरोया है और बहुत ही अच्छी कहानी है। यही नहीं, लेखक ने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी कहानियों में उठाया है, जो कि जनता और सरकार के प्रति भी जो ध्यान आकर्षित करने की बात करते हैं। कहानियों की अभिव्यक्ति सहज सरल होने के साथ साथ बोधगम्य है और भूपिंदर जी ने इन कहानियों में सूक्तियों में भी बहुत ही गंभीर जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। कुछ एक सूक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जहां पर कि वे लिखते हैं कि आंधियां और कुछ क्या कर सकती हैं, निर्माण तो उनसे होगा नहीं, विनाश ही करेंगी, कभी जीव जंतुओं का तो कभी पेड़ पौधों का। एक जगह वे एक सूक्ति में वे कहते हैं, सच तो है इंसान पैसे या पद से महान नहीं बन सकता, बल्कि वह कर्मों से महान बनता है, क्योंकि उसके कर्म ही लोगों के दिलों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस बहुत सारे ऐसी सूक्तियां इनकी कहानियों में मिलती हैं। एक और सूक्ति की मैं बात करता हूं, जहां वे कहते हैं कि व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह अपनी बुरी से बुरी वस्तु को बुरी और दूसरों की अच्छी से अच्छी वस्तु को अच्छी कहने में संकोच करता है। वास्तव में इस संग्रह की कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि संग्रह का जो शीर्षक है बहुत ही सार्थक है, क्योंकि इन कहानियों में मानव जीवन के विविध प्रसंगों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक कथा के प्रवाह में बहता जाता है और परिस्थितियां और परिवेश उसके सामने चलचित्र की भांति सरपट दौड़ने भागने लगते हैं। भाषा का प्रवाह चित्रात्मक शैली में बहुत रोचक बन पड़ा है। कहानियों के कथ्यों में वैविध्य है, सहजता है, सरलता है, रोचकता है और बोधगम्यता है। कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ वर्तनी की अशुद्धियां हैं जो आगामी संस्करण में निश्चित ही दूर हो जाएंगी, और मेरा विश्वास है कि भूपिंदर जी हिंदी कहानी साहित्य में निश्चित तौर पर अपना विशेष मुकाम बनाएंगे। भूपिंदर जी को नए कहानी संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई और सर्वभाषा ट्रस्ट को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं देना चाहूंगा भूपिंदर जी को कि उनकी लेखनी के माध्यम से आप सबकी इतनी अच्छी बातें और उनकी कहानियों की इस रंग के माध्यम से उनकी कहानियों के इतने रंग और जीवन की इतने रंग देखने को और सुनने को मिल रहा है। निश्चित ही पाठकों के मन में यह लालसा बनी रहेगी और बनेगी कि वो पढ़े इन कहानियों को। जैसा कि भूपिंदर सर के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूँ कि यह पुस्तक जीवन संग अनोखे रंग प्रकाशित होकर आ गई है और यह अमेजन पर है।
अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में हम सबके अभिभावक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री अशोक लव सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप अपने आशीर्वचन और इन कहानियों के लिए भूपिंदर जी को भी और हमें भी अपना आशीर्वचन दें, अपना मार्गदर्शन दें, हमारे श्रोताओं को भी। आदरणीय सर। बहुत धैर्य से सभी समीक्षकों को सुना मैंने, और भूपिंदर जी का सौभाग्य है कि उनको इतने अच्छे अच्छे विद्वान समीक्षक मिले जिन्होंने कहानियों के मर्म को पहचान कर उनकी आलोचना की। वीरेंद्र परमार जी मेरे बहुत निकट के मित्र हैं और दीपक पांडे जी से भी हम लोग मिले हैं चर्चा गोष्ठी में। आरती पाठक जी और वसुंधरा उपाध्याय जी, इन दोनों को भी सुना और सुनते हुए अच्छा ये लगा कि ये तन्मय होकर कहानियों में डूबी पड़ी है और उसी भाव से एक एक कहानी की चर्चा कर रही है, मानो कि ये कहानी को जी रही है। ये समीक्षक की बहुत बड़ी पहचान होती है। और वीरेंद्र परमार जी जो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अनुभव साहित्य के बढ़ते जाते हैं, और अपनी संक्षिप्त टिप्पणियों में, बहुत संक्षिप्त टिप्पणियों में उन्होंने 15 की 15 कहानियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। भूपिंदर जी को मैं अभी मुझे तो लग रहा था अभी तो पिछले महीने की बात है, हमने इनके पहले संग्रह पर चर्चा की है, परंतु देखिए वीरेंद्र जी जो रहे हैं पूर्वोत्तर में, मुझे कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लगता है कि ये सब उनका आशीर्वाद होता है जो जिस संगति में व्यक्ति रहता है। तो ये हरिराम जी हैं, वीरेंद्र परमार जी हैं, पूर्वोत्तर में भूपिंदर जी ने ऐसी कहानियों की रचना कर दी, आश्चर्य होता है। और बिल्कुल पंजाबी परिवार है और हिंदी में आ गए हैं, कितनी एक सुखद स्थिति है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनकी भाषा में कहीं भी कोई दोष नहीं है, बिल्कुल धारा प्रवाह रूप से वो कहानियों की रचना करते जाते हैं। अब मैंने भी 15 कहानियों को देखा और मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी चर्चाएं बहुत गहराई से हो चुकी हैं। चाहे वो जिंदा मौत हो जिसमें पुनर्जन्म और जीवन दर्शन इनका दिखाई दिया मुझे, और तड़पती रूह है उसमें महिलाओं को लेकर काफी इनकी जो सोच है वो दिखाई देती है, और लड़कियों को, बेटियों की जो स्थिति है, पटरियों पर नवजात शिशु को छोड़ने की स्थिति है, और हल्की फुल्की जो कचौड़ियाँ बनाने की बातें हैं। दीपक जी ने अभी इसकी चर्चा भी की है कि बहुत हल्की फुल्की जो रचना इनकी हास्य हुई है जिसमें व्यंग भी है, तो ये भी यहाँ पर आया है। और वसुंधरा जी ने भी हवाई सफर की चर्चा की है। व्यंग जो होता है ना, वो एक कथाकार के बीच साथ साथ कथा के साथ व्यंग चलता रहता है, और वो कहीं आप कथा के साथ व्यंग को अलग नहीं कर सकते। व्यंग रहेगा तो कथा में आपकी और चुटीलापन आता है, कहीं ना कहीं आपके हृदय को स्पर्श करती है, वेदना भी देती है और तिल मिलाती भी है। तो इनकी जो रचनाओं में दोनों बातें साथ साथ हैं। अपनी अपनी सोच में इन्होंने व्यक्ति के दो रूपों को दिया है, और खुदा का मॉल तो कहाँ निर्धनता कूड़ा घर है, और कहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि इस ऐसी स्थिति में भी वो किसी ना किसी के जीवन यापन का माध्यम है। तो दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं रेखांकित करना चाहूंगा, भूपिंदर जी का प्रत्येक कथाकार को, प्रत्येक साहित्यकार को जो अभी इस सीढ़ी पर आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये जितने समीक्षक हैं इनकी एक एक बातों को आप नोट कर लीजिए कि कहाँ किन्होंने क्या क्या कहा और किस बात की प्रशंसा की है, और जिसकी प्रशंसा नहीं की है वो ध्यान वो अभी तो किसी ने कोई कमजोरियां तो बताई नहीं है, क्योंकि ये होता है कि मीठा मीठा कहने की बातें होती है। तो ये वो कहना भी नहीं चाहिए कि सार्वजनिक रूप से
कई भाषा में, कई वर्तनी की, कई आंचलिकता, तो वो सोच कुछ कहीं कहीं पर है। पर सबसे अच्छी बात यह है, एक कथाकार जो है वो एक अपना रास्ता बनाना आरंभ किया हुआ है और 24 घंटे उनके हृदय में एक कथा कहीं ना कहीं से अपने आसपास के जीवन से वो बिंदु जुड़ाते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, उनको कथा का रूप देते हैं। दीपक जी ने कहानी विधा को लेकर प्रेमचंद से बात आरंभ की है और हम 2021 में जी रहे हैं। अब युग बदल गए हैं, युग बदल गए। प्रेमचंद 1936 में चले गए, परंतु प्रेमचंद के समय की निर्धनता आज भी ऐसी बनी हुई है। प्रेमचंद के गांव आज भी जिंदा है। जब तक ये सब परिवर्तनों के मध्य में ये सारी बातें बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, परंतु समाज बदलता जा रहा है और कहानी का रूप जो है ना उसी के हिसाब से बदलता चला जाता है। तो मुझे तो एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मुझे पुपिंदर जी में एक उपन्यास के कार के दर्शन लग रहे हैं, मिल रहे हैं कि अभी कुछ समय के पास सूचना मिलेगी, शायद उन्होंने एक उपन्यास लिख दिया है। ये सारे पात्र उनके पास हैं, वो अवलोकन करते हैं और उनको जब एक क्रमबद्ध रूप से एक दे देंगे तो एक उपन्यास सामने आ जाएगा। इनके पास क्षमता है और बहुत संवेदनशील कथाकार हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि अब पुपिंदर जी बहुत अच्छे जासूस हैं, वो घर घर जाते हैं और वहां से कहानियां चुरा कर ले आते हैं। तो ये इसमें भी ये लगा कि बहुत सूक्ष्मता से अपने आसपास के समाज का को देखते हैं। और सबसे अच्छी बात, सब समीक्षकों ने ये कहा, चर्चाकारों ने ये कहा कि ये यथार्थवादी कहानियां हैं। यथार्थवादी कहानियों का अर्थ है कि जमीन से जुड़ी हैं और आम आदमी के सीधे जीवन के उतर का चित्रण करती चली जाती हैं। तो सफल कथाकार वही है, वो फैंटेसी की बातें नहीं करता, कल्पना लोक की बातें नहीं कर रहा है। हमारे आसपास ही कूड़ा घर है, हमारे आसपास रेल की पटरियां, मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, वो अच्छे दार्शनिक भी हैं और वो सैर करने की वाली बातें हैं, कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, तो और विडंबना जैसी कहानियां भी हैं। तो ये सारी जो रचना संसार है बहुत हमें आशान्वित करता है कि एक बहुत अच्छे कथाकार, बहुत सरल नहीं है, बहुत जल्दी इनका दूसरा संग्रह आया है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो उनके उपन्यासकार के दर्शन कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी आशा है कि बहुत शीघ्र हमें उपन्यास के भी दर्शन होंगे। कहानियां तो आपने बहुत अच्छी लिखी है और सरल भाषा, कहीं पर कोई बौद्ध गम्यता में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। आगे प्रवाह ऐसा है कि चलता चला जा रहा है और धीरे धीरे होगा कि जब अगले कुछ संग्रह 2-3 आएंगे जिनके भीतर का जो दार्शनिक है उन कहानियों में भी आएगा। और अभी दीपक जी ने भी कहा कि जब मैंने भी नोट किया कि जो अनेक कथन ऐसे हैं जो उद्धृत किए जा सकते हैं, जो सूक्तियां बन गए हैं, और विशेष करके वो सैनिक की जो आदर्शवादी स्थिति है सैनिक के कहानी में, अंत में पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, अनुच्छेद पूरा का पूरा, वो एक आदर्श संदेश प्रस्तुत करता है। तो हम कहते हैं कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्यकार, कहानीकार थे। पुपिंदर जी भी यही है, वो आदर्श को जीते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से उस आदर्श को हम जानते हैं कि ये एक आदर्शवादी कथाकार हैं। ये सबसे बड़ी बात रहती है। और जो सकारात्मकता है, व्यक्ति की जो सोच है, उसकी रचनाओं के माध्यम से हमें उस व्यक्ति के जीवन दर्शन का पता चलता है। पुपिंदर जी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत समय सबने लिया, मैं कुछ विलम्ब से जुड़ा कुछ कारणों से। बहुत बहुत बधाई पुपिंदर जी। और जितने भी हमारे समीक्षक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट की तरफ से, आरती पाठक जी, वसुंधरा उपाध्याय जी, वीरेंद्र परमार जी, केशव जी ने बीच में अपनी टिप्पणियां दी, वो भी। और सुखद जी, ये लगता है कि हम बार बार मिलते रहें। वीरेंद्र परमार जी से को देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, इतना काम कर रहे हैं, इतना पूर्वोत्तर पर काम कर रहे हैं, आश्चर्य होता है कि ये आराम कब करते हैं। हर बार आते हैं, थोड़ी दिनों के बाद ये मेरी फिर एक नई पुस्तक आ गई पूर्वोत्तर पर। तो ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के जीवन को जी रहा है।
समाज को क्या दे रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास शब्द हैं, हमारे पास उन शब्दों के माध्यम से हम बातें करते हैं अपनी, और अपने अपने जीवन में बहुत कुछ इन्हीं माध्यमों से देकर हम चले जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई पपिंदर जी, आपके माध्यम से आपने हमारे अच्छे समीक्षकों को, रायपुर से आरती पाठक जी जुड़ी, वसुंधरा उपाध्याय जी से भी भेंट हुई है पहली बार, दीपक जी से तो पिछली बार हम मिल चुके हैं, कोई शिकागो का प्रोग्राम था एक। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। बहुत बहुत सर, सच में पपिंदर सर के बहाने आज की जो शाम है बहुत ही सुखद है। ये उत्सव धार्मिक शाम तो है ही, आपकी पुस्तक के बहाने सच में हम लोग एक उत्सव ही मना रहे हैं, जीवन संग अनोखे रंग के साथ। आप सब जुड़े सर। मैं चाहूंगा पपिंदर सर से कि आप अपनी ओर से 2 शब्द बोलें आगंतुकों के लिए। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक लव जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र परमार जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर आरती पाठक जी, एवं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय केशव मोहन पांडे जी। आप सभी साहित्य जगत की बुलंदियों को छूने वाले वे पारस के समान हैं जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता है, और फिर जिनके सिर पर आप जैसे महानुभावों का हाथ हो तो फिर उसे और कुछ पाने की गुंजाइश नहीं रह जाती। आपने सभी ने मुझ जैसे अदने के लिए जो बहुमूल्य समय निकाला, मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। मैं यही केवल कामना कर सकता हूं सर और महोदया कि भविष्य में भी मुझे आपसे ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आभारी हूं श्री कनक किशोर जी का, जिन्होंने पुस्तक को एक अति सुंदर आवरण प्रदान कर इस पुस्तक की शोभा में 4 चांद लगा दिए। साथ ही मैं फेसबुक कुंवर रविंद्र जी जी कुंवर रविंद्र जी चित्रकार कुंवर रविंद्र जी कोरविंद्र जी हैं, ठीक है सर। साथ ही मैं फेसबुक अथवा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देवियों और सज्जनों का तथा इस पुस्तक के निर्माण के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी सज्जनों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बने रहे। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका पुनः प्रणाम। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह मार्गदर्शन मिलता रहे। इसमें सर इससे हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती रहती है, कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। लाइव